सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के 180 ममालिक में बदउनवानी के तासुर के हवाले से सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है उसमें 1 पॉइंट तनज़्ज़ुली हुई है। हुकूमत की जानिब से तो इस रिपोर्ट को अक्सर मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि ये रिपोर्ट बेबुनियाद है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि ये रिपोर्ट जो है ये हुकूमत के मुंह पर एक धब्बा है। तो मिले जुले जो तासुरात हैं वो सामने आ रहे हैं। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर लगारी साहब से पूछेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर ऑपोजिशन हुकूमत की जानिब से मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। लगारी साहब, कोई इसे अच्छा कह रहा है, कोई इसे बुरा कह रहा है, कोई सवालात उठा रहा है। आखिर इस इदारे की साख क्या है, कौन लोग हैं, किन मकासद के लिए इस रिपोर्ट को छाप रहे हैं? लोग तो जाहिर है काबिल भरोसा होते हैं, काबिल एतबार होते हैं और जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी कारकर्दगी को देख रहे होते हैं, गवर्नेंस को देख रहे होते हैं और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को ख़ास तौर पर देख रहे होते हैं और उनके मुख्तलिफ करप्शन के जो उनके दौर में होती है उसको भी देख रहे होते हैं। हर हुकूमत हर बार जब ये रिपोर्ट आती है तो उसे मुस्तरद करती है और अपोजिशन उस पर तालियां बजाती है और यही सूरत हाल अब भी है और हुकूमत उसे मुस्तरद कर रही है और अपोजिशन कह रही है कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है। मेरे ख्याल में कि ये एक आईना है और चश्मकुशा रिपोर्ट है और इसमें वो तमाम अंदाजे, वो सवालात जो सोसाइटी उठाती रही, ये सोसाइटी के जहन में रहें, वो सारे के सवाल जो हैं वो एड्रेस किए गए हैं। उन सवालात का जवाब ज़रूर दिया गया है। जमहूरियत कितनी है, जमहूरियत कितना डिलीवरी कर रही है, कितना लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं या करप्शन की सतह किस नहज पर है। तो ये सारा कुछ जो है इन रिपोर्टों में आता रहता है और ये रिपोर्टें जो हैं वो बताती हैं। हम हमेशा से जो है वो उन मुआशरों में शामिल हैं जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा होती है और चंद आखिर के जो 15-20 ममालिक होंगे हमेशा उनमें शामिल होते हैं। हमारे यहाँ बदतरीन करप्शन होती है, हमारे यहाँ बदतरीन बैड गवर्नेंस होती है, बल्कि ज़ीरो गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस तो होती नहीं है, लठ मारी होती है और अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल होता है। वो यहाँ पर किसी शख्स को, किसी भी मर्तबा को कोई जॉब नहीं मिल सकती, इंसाफ नहीं मिल सकता। यहाँ लोग जो हैं हर एक चीज़ के लिए तरसते रहते हैं और सिर्फ एक चीज़ चलती है कि आप बस ऊपर की सिफारिश हो या आपकी जेब में नोट हो तब आप अपना काम करा सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन लगाई साहब, माजी में इमरान खान साहब ये बयान दिया करते थे कि जब लीडर ईमानदार हो तो करप्शन ख़त्म हो जाती है। अब आप इस बयान से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि लीडर के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको देखकर तो ऐसा ख्याल नहीं आता? नहीं, मैं इतना खुशगुमान नहीं हूँ लीडर के बारे में। जो लोग कहते हैं जी इमरान खान जो हैं वो तो आब ज़मज़म से धुले हुए हैं और बाकी उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ख़राब हैं। असल ख़राबी होती है नहीं, अंदर से ख़राबी सबके अंदर होती है। उनके अंदर क्या है ख़राबी? मतलब अगर आप नहीं नज़र रखते हैं अपने क्रोनीस के ऊपर तो इसका मतलब आप चश्मपोशी कर रहे हैं और अपना भ्रम रखना चाहते हैं कि मैं बहुत साफ़ और शफाफ हूँ। आपके इर्द गिर्द जो आप बताएं ना, चीनी क्यों महंगी होती है, आटा क्यों महंगा होता है, अशिया सर्फ क्यों महंगी होती है, महंगाई क्यों होती है, सारे के सारे बेनिफिशरी आपके अपने दोस्त अहबाब हैं। तो फिर बात क्या है? फिर आपसे सवाल किया जाता है कि जनाब आप मुफ्त में किस तरह सफ़र करते रहे हेलीकॉप्टरों में, आपके लिए जहाज़ क्यों उड़कर चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपकी हुकूमत को बनाने के लिए, उसको उसके अंदर वोटों को हासिल करने के लिए, अरकान असम्बली के घरों पर पहुंचने के लिए ये जो छोटे तैयारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जो जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे, क्यों, किस लिए, क्या इस तरह होती हैं चीज़ें? बहरहाल वो भी चश्मपोशी करते हैं, उनके पीछे भी उनके मकासद होते हैं। ये कहना कि जनाब वो हो, ये तो बिल्कुल ऐसे आप इनका तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो करप्शन से कोसों दूर हैं, नहीं, इस बात को नहीं माना जा सकता। लेकिन लगाई साहब, मौजूदा दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान में जमहूरियत को कहाँ देख रहे हैं आप? आपको लगता है जमहूरी तकाजे पूरे हो रहे हैं, अवाम को उनका जमहूरी हक मिल रहा है? वैसे तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है और अवाम का स्पेस कम हो गया है, सियासी जमातों का स्पेस कम हो गया है और सियासी जमातों ने अपना स्पेस खुद कम किया है और गैर सियासी इदारों का, सर्विसेज का पाकिस्तान में ताकत उनकी और इक़्तिदार में उनका हिस्सा बढ़ नहीं गया है, उन्होंने टोटल कंट्रोल कर लिया है। अब सियासी जो हुक्मरान आते हैं कठपुतली होते हैं
और कोई भी आ जाए वो बहस कठपुतली के तौर पर काम करेंगे। सर्विसेज के लोग जो है उनको अपने इशारों पर चलाते रहेंगे, वो खुद कुछ करने के काबिल नहीं। उन्होंने अवाम की जो कुव्वत है उसको मिलियामेट किया है सियासी लोगों ने, और वो स्टैंड नहीं लेते हैं, वो खड़े नहीं होते हैं। वो हालिया पाकिस्तान में इस पूरे 1.5 साल में कितनी लेजिस्लेशन हुई है? नहीं हुई लेजिस्लेशन। एक आध जो लेजिस्लेशन हुई है उसके ऊपर इनको खुद पार्लियामेंट को शर्मिंदगी है, और पार्लियामेंट के अरकान खुद अपने दिल में सोचते होंगे कि हमने कैसे जाकर ये सारी की सारी कानून साजी में हिस्सा लिया। मेरे ख्याल में कि अवाम का, सियासत का, पार्लियामेंट का और सियासी कारकुनों का, सियासी जमातों का स्पेस कम हुआ है, और उनके अंदर सिर्फ उन लोगों का स्पेस बढ़ा है जो चोरी करते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो लूट मार करते हैं, उनका स्पेस बढ़ा है। मासेस का, आम आदमी का, कॉमनर का स्पेस कम हुआ है। ठीक है, नैब के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। नाज़रीन, नैब बार बार ऑपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि नैब के पास अगर सबूत मौजूद नहीं होते, शवाहिद मौजूद नहीं होते, तो आखिर वो गिरफ्तारियां क्यों करता है। अब तो अदालत की जानिब से भी सवालात उठाए जा रहे हैं, और अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया है तो सवालात उठते हैं, नैब की प्रोसिक्यूशन पर सवालात उठते हैं, और उसके बाद लगारी साहब जब नैब सबूत और शवाहिद फराहम नहीं कर पाता तो सवालात उठते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक मुलजिम जिसको 6 माह, साल या 2 साल कैद में रखा जाता है, फिर वो जमानत पर रिहा हो जाता है, तो उसके बाद तो सवालात का अंबार खड़ा हो जाता है। नैब के इस तर्ज इख्तियार पर आप क्या कहेंगे? नैब जो है वो खुद कटहरे में है। नैब लोगों को कटहरे में ले जाता है, और इन केसेस पर नैब ने काउंटर प्रोडक्टिव काम किया है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं थी। अगर मैं किसी इदारे का CEO हूँ तो मुझे किसी ने एम्प्लॉयमेंट दिया होगा, जिसका एम्प्लॉयमेंट किया होगा। अगर इंक्वायरी होती है ना, तो फिर एम्प्लॉयमेंट देने वाले के क्या रिसोर्सेज हैं, वो ये भी पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें शायद इस तरह से नहीं हुई हैं। ये सब कुछ जो है वो चल रहा है, एक व्हील चल रहा है, एक चक्कर चल रहा है कि जिसमें लोगों को जल्द सस्ता इंसाफ फराहम किया जा रहा है। तो ये उसी के तहत हो रहा है। नैब भी उसमें शामिल है, और नैब जिन लोगों को बंद कर रख के बैठी थी, अब केसेस की नौयत ही बदल दी गई है। आपका क्या ख्याल है कि फवाद हुसैन फवाद ने जायदादें नहीं बनी होंगी? और अगर 1 अरब या उससे ज़्यादा की जायदाद दिखाई गई है तो वो उनकी नहीं है, या अगर कोई कंपनियां बनाई गई और कंपनियों के नाम पर असासे बनाए गए, तो क्या ऐसे असासे बनाने के सोर्सेस मालूम नहीं होंगे कि जिन कंपनियों ने ये बनाया उनके सोर्सेस क्या थे, किस तरह से उन्होंने सब कुछ हासिल किया? तो नैब ने साबित नहीं करना होता है, इन्वेस्टिगेट करता हो। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसने जाकर पेश करना होता है कोर्ट में, और उसमें काउंटर आर्गूमेंट आता है, आर्गूमेंट होता है, काउंटर आर्गूमेंट होता है। लेकिन केसेस इस तरह से नैब ने बनाए हैं कि वो धुलते चले जाएं, और जिन लोगों पर आपके इल्ज़ामात थे उनके इल्ज़ामात भी साफ होते जाएं, वो खुद भी साफ होते जाएं, पाक, साफ, मुनिज़्ज़ा, बिल्कुल ऐसे शफाफ बनकर आपके सामने लाएं। ये मासूम थे बेचारे, मासूम लोगों को जो है इतने अरसे तक जेल में रखा गया। आइए आश्क बहाएं, आइए रोएं, और ये सारा कुछ वो हो रहा है जो एक बड़ी डील है सियासत को कॉम्प्रोमाइज़ करने की। वो डील है, उसका हिस्सा है। सियासी अमल को कंप्रोमाइज़ किया गया, उसको जमहूरियत को कंप्रोमाइज़ किया गया, उसकी डील है जिसके जरिए ये सब कुछ हो रहा है। सियासतदान सियासत भूल जाएं, आए कारोबार करें, इसके लिए रास्ते खुले हैं। कारोबार करें, लखपति बने, करोड़पति बने, अरबपति बने, बस सियासत जो है बस बराए नाम सियासत करें, अपने काम को छोड़ दें। लेकिन लगारी साहब, ऐसे में जो बासर कोई भी शख्स है वो तो चले साफ शफाफ होकर धुलकर बाहर आ जाता है, अगर कोई आम आदमी फंस जाए नैब के चुंगल में तो वो क्या करे? आम आदमी 5,000 रुपए देने होंगे, जिसने 10,000 रुपए देंगे उस खैर पे 5-10 हज़ार पर तो ये केस नहीं बनाते हैं, केस बड़े अमाउंट पर बनाते हैं। लेकिन अगर आम आदमी होगा, बेवसीला होगा, तो पड़ा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा। हम बहुत से लोगों को जानते हैं जिनसे कहा गया कि नहीं आप ये घर हमारे हवाले कर दें। अब रिकॉर्ड बनाएं, लोगों को कहें कि जिन्होंने प्री बार्गेन किया है उसकी डिटेल मंगा लें, वो प्री बार्गेन की हुई रकम उस अफसर के पास कितनी है जिसने, या उसके असासे उस अफसर के पास कितनी है जिसने प्ले बार्गेन किया, और पाकिस्तान के खाते में और पाकिस्तान के खजाने में क्या कुछ आया है, पता चल जाएगा। हर एक चीज का पता चल जाएगा। असल में एक चीज कंप्रोमाइज हो रही है, विल ऑफ द पीपल, अवाम की, लोगों की, आम आदमी की कुव्वत जो है
उसका एक वोट है, उसकी कुव्वत है, उसकी स्ट्रीट पावर है, वो एक कुव्वत है, उसका एहतजाज है, वो कुव्वत है, उसका नारा है, एक कुव्वत है, उसका जो बाहर निकलना है वो एक कुव्वत है, उसका एहतजाज एक कुव्वत है। उस सबको कंप्रोमाइज करके अशराफ जो है वो आराम से बाहर आते जा रहे हैं और ऊपर वाले भी यही चाहते हैं कि इन सबका ऐसे हो जाए, मिट्टी पाओ, लोगों को कुछ नहीं देना है, मिलकर खाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बात करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से इत्तेहादियों की जानिब से कई सवालात उठाए गए, लेकिन हमने देखा कि खान साहब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं। चौधरी सरवर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। लगाई साहब, आपको क्या लगता है पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के हाथ से निकल चुका है? देखें, ये उस्मान बुज़दार की बात नहीं है, मैंने जो उससे पहले वाले क्लिप पर बात की थी वही बात तो गवर्नर साहब तस्दीक कर रहे हैं। मास्टर्स के नुमाइंदों का स्पेस खत्म हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, पहले होता था कम हो रहा है। वो जाए ना एक चपरासी रखवा कर देखें। अब किस ये अच्छा बुरा ये किया इन्होंने कि लोगों को मेरिट पर रखने की बजाय इन्होंने नौकरियां बेची, अब इनके हाथ से वो भी निकल गया है। अब ये लोगों के वो कहते हैं ना हमारे जायज काम भी नहीं हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब हिज एक्सीलेंसी चौधरी मोहम्मद सरवर साहिब, साबिक MP, ब्रिटिश पार्लियामेंट और स्कॉटलैंड की सल्तनत के बहुत बड़े आदमी और स्कॉटलैंड में जिनका बड़ा एहतराम, बड़ी मंजिलत, बड़ी कद्र होती थी, वो अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि अयूब खान के ज़माने में भी ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी अब है। याहिया खान के ज़माने में भी इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी अब है। ज़ियाउल हक के ज़माने में भी इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी अब है। परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी इतनी ताकतवर नहीं थी, तब भी मास्टर्स की बात सुनी जाती थी, लोग वजीरों की और मुशीरों की बात सुनते थे, MPs MNA की बात सुनते थे। MPs MNAs वजीर मुशीर भी ज़ाती काम के लिए नहीं कहते थे, लोगों के लिए बात करते थे। अब ये ज़ाती काम के लिए जाते हैं, वो ज़ाती बात ही नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे यार अपने घर जाएं, और वो खुद मुख्तार बनकर बैठे हैं। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी, हर तरह की ब्यूरोक्रेसी, हर तरह की सर्विसेज मालिक को मुख्तार बनी हुई हैं और वो किसी सिविलियन आम कामनार आम आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं है और उनके नुमाइंदों ने अपनी इज्जत आबरू वैसे ही बेच दी है, तो इनको कौन पूछेगा। लेकिन लकारी साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अगर हम बात करें तो उनके खिलाफ जो तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, ये किस हद तक जाता देख रहे हैं? बनेगा क्या? अब तो अवाम को यकीन नहीं दिलाना है ना, आपने ताकतवर हलकों को यकीन दिलाना है कि जनाब उनसे ज्यादा मैं डिलीवर करूंगा। जो कुछ इमरान खान डिलीवर अपना जनाब हजरत उस्मान बुज़दार साहब डिलीवर कर रहे हैं उससे ज्यादा मैं डिलीवर करूंगा। अच्छा। वो अगर एक आदमी का गला घूंट रहे हैं, मैं 10 आदमियों का गला घूंटूंगा। वो एक आदमी के मुंह से निवाला छीन रहे हैं, मैं 10 आदमियों के मुंह से निवाला छूंगा और छीन कर सब आपके हवाले कर दूंगा। आप परवाह ना करें, मुझे बना दें, देखा जाता है। अभी अब आपको बता देता हूँ, अब ये असल जंग ये चल रही है। ये नहीं है कि इमरान खान को हटाएंगे तो आप बहुत बड़ा कमाल कर देंगे। ठीक है, आप बुरी भली जमहूरियत को जिस तरह इसको चलने दें और इसको फेलुअर की तरफ जाने, ताकि मास्टर्स का जहन के अंदर जो उनको बताया गया है कि जनाब ऐसी तब्दीली आ रही है जो पूरे के पूरे और सुनामी आ रहा है जो हर कुछ बदल देगा। ये सुनामी था जो लोगों ने अब देखा है। ये सारी सूरत हाल ये जाकर बनी है। ठीक है। आटे के बहरान के हवाले से भी नाज़रीन बात कर ले। बहरान के हवाले से सूबाई हुकूमतें ये कह रही हैं कि कोई बहरान नहीं है, लेकिन आटा इतना महंगा है कि अवाम की पहुंच से बहुत दूर है। जिनको रोटियां मिल रही हैं उनके लिए तो वाकई कोई बहरान नहीं है लगाई साहब, लेकिन वो शख्स जो हफ्ता पहले आटा 400 रुपए का लाया, अब वो 750 रुपए का उसको मिल रहा है, वो क्या करे? वो क्या करे? वो तो परेशान है ना गरीब आदमी। देखें, इस हाथ से भी जब ये बात हो रही है, यही बात तो अली जैदी साहब ने पूछी है ना, कभी कभी किसी ना किसी भी जगह पर, किसी भी मकाम पर, किसी भी मरहले पर इंसान का अंदर इनर जो है वो कभी जाग पड़ता है और कभी सवाल करता है। ये सवाल तो हर आदमी पूछ रहा है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उसके कोई बेनिफिशरी होंगे और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके भी कोई बेनिफिशरी हैं, बस उनके नाम बता दीजिए। कि जब आपको पता था कि ये क्राइसिस आपके पास, आज मैंने पढ़ा है अखबारात में आज कि टिड्डी दल जो है वो हमला कर रहा है सिंध के अंदर, और सिंध ने इंतज़ाम ये किया कि जनाब उन्होंने चाइना से जहाज़ मंगवाने का फैसला किया स्प्रे करने के लिए। जब आएंगे जहाज़ तो देखा जाएगा, अगर स्प्रे होता है तो देखा जाएगा। लेकिन अब इस वक्त का क्या करें? इस वक्त भी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। असल बात यह है कि जब आपके पास अपने खाने के लिए कुछ हो तो फिर आप बाहर एक्सपोर्ट करें, एक्सेस अगर आपके पास हो गया है।
अगर खदशात मौजूद है तो एक्सपोर्ट ना करें। एक्सपोर्ट करने वाले भी किसी फ़ायदे के लिए कर रहे थे। ये पाकिस्तान का पूरा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किसने उसको चेंज किया। एक बड़ी कहानी है पाकिस्तान को कैसे ज़िवाल पजीर किया गया, पाकिस्तान से कैसे इंडस्ट्रियल वो यूनिट जो आपको फ़ायदा कर रहे थे वो क्यों ख़त्म किए गए, कपास क्यों ख़त्म की गई, टेक्सटाइल की सनत क्यों ख़त्म की गई और उनको किस तरह से ख़त्म किया, किसके लिए ये ऐसा किया गया, ये बड़ी कहानी। ठीक है, हमें ब्रेक के जाने बढ़ना है। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने डिवोर्स का दौरा किया और पाकिस्तान की सयाहत हो या मुल्की मईशत की बात, वज़ीर-ए-आज़म ने दबंग अंदाज में हर मौजू पर इजहार ख्याल किया। अमरीकी सदर से उनकी मुलाकात भी हुई, कश्मीर के हवाले से भी बात हुई और एक दफ़ा फिर अमरीकी सदर की जानिब से सालिस के किरदार की पेशकश की गई। लगारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के हवाले से आप क्या कहेंगे? दौरा ओवरऑल तो ठीक रहा है और आगे इसके मकासद हमारे जो दौरे के थे वो कितने हासिल होते हैं, पाकिस्तान का बिज़नेस कितना आगे बढ़ता है, ये सारी सूरत हाल तो आगे चलकर मालूम होगी कि पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ही कहा है कि अमेरिका की अगर हम जाते हैं उसकी मीडिएशन पर तो वो ज़्यादा उसका झुकाव जो होगा उसका इंडिया फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेगा, यानी ये बात भी आई है। और डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद इन मामलात में बहुत जल्दी है, वो इंडिया के ख़ास एक माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। वो जिस तरह अमेरिका के अंदर अपना शावनिज़म को और बल्कि उससे ज़्यादा और कहना चाहिए फाशिज़म को, और ये फाशिज़म ही है कि वो अमेरिकन्स के बारे में एक ख़ास नुक्ता नज़र लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जो बाकी लोग हैं अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, उनके बारे में वो बहुत रिज़र्व हैं, लेकिन वाइट अमेरिकन जो हैं उनके बारे में वो स्पेस रखते हैं। यहाँ यही सूरत हाल है इंडिया में कि अच्छा जी ये जो हिंदू हैं वो तो बस कमाल है और बाकी जितने भी हैं क्रिश्चन हैं और बुद्ध मत हैं और जैन हैं और सिख हैं और मुसलमान ख़ास तौर पर उनको विक्टिम बनाया जाता है। तो एक ऐसी रियासत किस तरह से आगे बढ़ सकती है जो एथनिसिटी की बुनियाद पर और जो सेक्टेरियन की बुनियाद पर, जो तंग नज़री और मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर खड़ी हो, वो कैसे आगे बढ़ सकती है। मेरे ख्याल में उनसे तवक्को रखना डोनाल्ड ट्रंप से कि वो आपके मसाइल हल करेंगे, अपने मसाइल को बढ़ाने के मुतरादिफ है, उससे मसाइल तो हल नहीं होंगे। लेकिन बातचीत ठीक रही है और अच्छा इमरान खान ने इमरान खान का अपना बहुत सा स्टैंड जो है वो बहुत क्लियर है, उनका ज़ाती तौर पर स्टैंड क्लियर है। पाकिस्तान मजमूई तौर पर तमाम इदारे मिलकर क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इमरान खान का स्टैंड यह है कि ईरान के मसले पर हम किसी के साथ नहीं जाएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर पर फिर कोई जंग छिड़ जाए। इमरान खान का इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, इस तरह से जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जनाब जो कुछ हम कर रहे थे अपने फाटा के इलाके के अंदर वो इस जंग का साथ देने को तैयार नहीं थे, वो वार एंड टेरर की ओनरशिप जो है वो लेने को तैयार नहीं थे और अपोजिशन में होते हुए ये वाहिद शख्सियत थे जो ये ऐसा नहीं है कि वो तालिबान के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, वो तालिबान के साथ उनकी मुखालफत अपनी जगह पर, लेकिन वो ये बात भी कह रहे थे कि ये जंग हमारी नहीं है और बाकी वो जंग हमारी नहीं थी। अब भी अगर जंग इस खित्ते में कहीं से भी होती है, किसी तरफ से भी होती है, अगर हम उसमें जाकर हिस्सा लेते हैं तो वो हमारी ही तबाही होगी। इसलिए इमरान खान एक बेहतर विजन के साथ वो कह रहे हैं कि ये जंग इस खित्ते के अंदर जो है वो और तबाही लाएगी और बर्बादी लाएगी। ठीक है, लगाई साहब मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं। शटडाउन और लॉकडाउन 174वें रोज़ में दाखिल हो गया है और कल यानी कि 26 जनवरी को कश्मीरी अवाम ने भारतीय यौम जमहूरिया का बायकॉट किया, यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। यानी कश्मीरी अवाम अब इतना ज़्यादा भारत के खिलाफ हो गए हैं। वो पहले से खिलाफ हैं, 72 साल से उन्होंने कभी भी इंडिया को तस्लीम नहीं किया है। कौन से ज़िले में जो है इंडिया का जश्न मनाया जाता है या कौन से ज़िले में सरकारी अफसर जाते हैं, चंद डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और गवर्नर और उनके साथ जो नुमाइंदे होते हैं, जो इंडियन यूनियन के लोग होते हैं, वो जाकर बैठते हैं, कुछ पुलिस एहलकार होते हैं, वो जाकर अपनी तकरीब करते हैं। मार्क्सिस्ट कभी भी उसमें शरीक नहीं होते हैं। कठपुतली जो रहे हैं
जो भी कठपुतली रहे किसी भी शक्ल में रहे, अब वो भी इधर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कठपुतली रहा शेख खानदान जो है वो कांग्रेस का हल्का बगोश रहा है, यानी कानून की बाली की तरह उसको कहते हैं, हल्का बगोश रहा है शेख खानदान, शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, कठपुतली की तरह रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन अब कहाँ हैं वो? अपने घरों में पड़े हुए हैं, नज़रबंद पड़े हुए हैं और जेलों में पड़े हुए हैं। और उसके अलावा मुफ्ती सईद, महबूबा मुफ्ती, ये कहाँ हैं? उनकी खुद बच्ची महबूबा मुफ्ती की, वो कहाँ हैं? इस वक्त जेलों में हैं और इस वक्त नज़रबंद हैं, घरों में पड़े हुए हैं। वो लोग जो उनके साथ चलते रहे, गुलाम नबी आज़ाद को कहा जाता है कि आप 4 अजला में जाएंगे, 22 अजला के सूबे के अंदर कह रहे हैं कि आप 4 अजला में जाएंगे और कहीं मीडिया से बात नहीं करेंगे, कहीं आप लोगों से बात नहीं करेंगे, बस आप जाएंगे और होकर आ जाएंगे। इस तरह की सूरत हाल उन लोगों के साथ है जो लोग उनके साथ रहे हैं। बाकी तो पूरी की पूरी आबादी और पूरी की पूरी लीडरशिप उनके खिलाफ है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो भी थी, चाहे वो अली गिलानी ग्रुप था या मीर वाइस के लोग थे, वो सारे के सारे उनके खिलाफ हैं। यासीन मलिक वहाँ की बहुत बड़ी कुव्वत है, वो खिलाफ हैं। शबीर शाह वहाँ की बहुत बड़ी कुव्वत हैं, वो उनके खिलाफ हैं, इंडिया के खिलाफ हैं। सजाद लोन जो है वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अब्दुल गनी लोन, वो सारे के सारे जो रहे हैं वो कभी भी इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते थे। इंडिया कश्मीर का मौके पहले भी हुई था, अब भी हुई है। लगाई साहब, महंगाई के हवाले से हम अपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं, लेकिन अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है को दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। हुकूमत को क्या एहसास नहीं है इस बात का कि अगले इंतखाबात में वो कैसे अवाम का सामना करेंगे अगर यही महंगाई की सूरत हाल हो? ये अवाम का सामना करेंगे या इनको मौका मिलेगा वहाँ जाने का लोगों के पास? लगता ही नहीं है कि इनके इरादे। ये जो कुछ कर रहे हैं आलमी मालियाती इदारों के एजेंडे की तकमील में लगे हुए हैं, वहाँ से जो डिक्टेशन मिली है और फिर जहाँ उन्होंने जाकर अपने दोस्तों से जिस तरह के महंगे कर्जे लिए हैं। दुनिया में कौन सा मुल्क है भाई जो 13.5% पर डॉलर लेकर आए? यानी आप $100 के 113 साढ़े 13 डॉलर देंगे, ये इस शरह पर अगर कर्जे लेकर आएंगे तो वो तो जाकर आपको भी बता तो नुस्खा है ये जाकर आप कर्जा लें 3% पर मिल जाएगा इंडिया के अपना अमेरिका के अंदर, जिसका भी कोई रिश्तेदार जाकर ले आए और वो यहाँ लेकर उस कर्जे को लगाए, उसको तो वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। और यही किया हुआ इनके दोस्तों ने। मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ। मेरे लिए शर्मनाक बात है कि जनाब आप बाहर से जो सरमाया इस बुनियाद पर ले आए कि आपको यहाँ पर ज़्यादा शरह के साथ, ज़्यादा शरह सूद के साथ मिलेगा। ये सारे के सारे इस वक्त जो लोग ये धंधा कर रहे हैं वो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, अमलन लूट रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का बोझ लाद रहे हैं और इसी वजह से ये महंगाई। और फिर ये लोग इस तरह से जाएंगे मास्टर्स के सामने। अब लोग जाग रहे होंगे और ये समझ लेना कि मास्टर्स ख़त्म हो जाएंगे और इनकी हम कुव्वत इरादी को तोड़ के रख देंगे। मास्टर्स की कुव्वत इरादी जब बरसों के बाद उठती है तो हर चीज़ को भस्म कर देती है, राख में तब्दील कर देती है। जो लोग भी उनके रास्ते में आते हैं, मेरे ख्याल में अवाम की कुव्वत से ज़्यादा कोई कुव्वत नहीं है। अवाम की अगर कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है तो रिटिलिएट करने की और काउंटर करने की भी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। हम इस जुग्राफे के अंदर पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाने वाला कोई निज़ाम जो है उसको चलते हुए नहीं देख सकते हैं, ना चल सकेगा, ना चलेगा। और अभी ये जो कुछ लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जब रिटिलिएट करेंगे तो फिर देखा जाएगा। लगाई साहब, आखिरकार हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान तायनात करने में एक पेज पर आ गए। 5 साल के लिए सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किन चैलेंजेस का सामना होगा और क्या मुश्किल फैसले हैं जो उन्हें करने होंगे? जी माशाल्लाह, वो सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं और राजा भी हैं सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं, राजा भी हैं। और अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर न बनते तो कौन बनता? उनके तो नाम के अंदर है, ऐसे लगता है जैसे बने ही हुकूमत के लिए हैं, यानी हुकूमत करने के लिए, हुकूमत के लिए नहीं। बहरहाल बहुत अच्छा हुआ है और इस पर जो कंसेंसस हुआ है, ये कंसेंसस आगे क्या नताइज देगा उसकी एक झलक तो हम देख चुके हैं। जो कुछ कंसेंसस हुआ था चेयरमैन नैब के बारे में, जिस तरह से दोनों शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद शाह मिल बैठकर उन्होंने जिस तरह से ये तय किया था कि जनाब हम अपना एक बेमिसाल चेयरमैन नैब ला रहे हैं, तो इसी तरह से अगर ये साबित हुए तो फिर पता चल जाएगा सिस्टम को भी और सिस्टम लाने वालों को भी। लेकिन ये कि बहरहाल एक जो है कंसेंसस हुआ है, इसको नेक शगुन समझना चाहिए और दुआ करना चाहिए कि ये जो है वो पीछे भागते हुए लोगों को ना रौंदते हुए चलें, बस
बाकी ये ठीक है। बाकी ये ठीक है। ठीक है, मैं ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद मामलात हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ख़तरनाक कोरोना वायरस की बात करते हैं। कोरोना वायरस जो कि चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ था और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि दीगर मुल्कों में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका में भी इस वायरस का दूसरा केस सामने आया है। इसके साथ साथ ह्यूस्टन में भी मुश्तबा केस की तस्दीक का अमल जारी है और कोरोना वायरस ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी। लगारी साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस कोरोना वायरस से रिलेटेड? ये आखिर वायरस है क्या और ये किस तरह से फैल रहा है? सोशल मीडिया में एक बात चली है कि अमेरिका ने इसको इवॉल्व किया है और या इसको बनाया है और इसको चीन में छोड़ा गया है। अब जंगें इस तरह से हुआ करेंगी, बीमारियां जो हैं वो छोड़ी जाएं। एक दफ़ा मैं गया था, कोई आज से तकरीबन 40 साल पहले, वहाँ कश्मीर में मैंने यहाँ देखा था कि वहाँ पर दरख्त जो थे एक ख़ास रकबे के अंदर बड़े तादाद में जो है वो मुरझाए हुए और बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारी का शिकार दरख्त लगे थे। मुझे सैकड़ों दरख्त लगे थे। तो मैंने पूछा ये क्या? उन्होंने कहा जी लगता है ये है कि इस जगह पर कोई वायरस छोड़ा गया है जो यहाँ पर दरख्तों को इस हालत तक ले गया है। तो वो दरख्तों की बड़े पैमाने पर कटाई हुई थी और उसमें भी टिम्बर माफिया भी थी और लोग भी थे, बाहर जिन लोगों ने किया था। लेकिन कहा यह गया था कि ये वायरस भी बाहर से आया है, यूरोप से या अमेरिका से आया है। तो अगर ये होता है कि नया तरीका जंगों का कि आप बीमारियां फैलाकर हमला करें लोगों के ऊपर और अपने मुखालफिन के ऊपर और काउंटर अटैक हो इस तरह का, ये एक ख़तरनाक रुझान है। मेरे ख्याल में इंसानों को और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। इंसान को अपने इर्तिका के अमल में पॉजिटिव चीज़ें करने की ज़रूरत थी। इस तरह की नेगेटिव चीज़ें जो हैं अगर हुई हैं, मैं इसकी तस्दीक नहीं करता हूँ कि ये अमेरिका ने किया है या नहीं किया है, कि बहुत मुसद्दिका खबर ना हो तो उस वक्त तक मैं नहीं ये बात करता हूँ। लेकिन अगर ये किया गया है और अगर इस तरह से बीमारियाँ फैलाई जा रही हैं तो ये बहुत ख़तरनाक है। और जाहिर है जब वायरस आता है तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ होते हैं उनका बिज़नेस बढ़ जाता है। आपको पता है एक ज़माना ऐसा भी था कि जब साउथ अफ्रीका की मिलिट्री के अंदर 1/3 मिलिट्री जो थी उनकी 1/3 फौज के अंदर एड्स का मर्ज फैला हुआ था। तो 1/3 फौज के अंदर, जाहिर है फिर उसका मतलब ये था कि वो दवाएं ली जाएं जो वैक्सीनेशन है या उस इसके इलाज के लिए जो चीज़ें हैं वो किया जाए। तो फिर एक दफ़ा बीमारी बनाई जाती है, तख्लीक की जाती है, फिर बीमारी का एक इलाज बनाया जाता है, फिर उनका वारे नियारे हो जाते हैं, उनका कारोबार चल निकलता है, उनका धंधा होता है। ये कंपनियां फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से भी होता है ऐसा, और हुकूमतों की तरफ से भी हो सकता है या नेचर की तरफ से भी हो। हम नेचर के साथ जितना मजाक कर रहे हैं, हम नेचर के साथ जितना नेचर को ख़राब कर रहे हैं, हमने जिस तरह से हमारी नस्ल ने गुज़श्ता 50 साल में या 1 सदी में जितना हमने बेरहमाना इस्तेमाल किया नेचर का, उसने खुद हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए। इंसान की ही बका खतरे में नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जिंदगी के हयात की है ही क्या। आपकी ज़मीन एक कोने से दूसरे कोने तक ज़्यादा से ज़्यादा 7,500 किलोमीटर मील है, और 7,500 मील का अगर आपका डायामीटर है, इसका पूरे का पूरा कुत्र आपका इतना है, तो ज़मीन है ही कितनी, इतनी सी ज़मीन है। और उसके अंदर भी आपने इतने ज़्यादा मसाइल खड़े कर रखे हैं, जंगें लड़ते रहते हैं, करोड़ों इंसानों का कत्लेआम होता है, जेनोसाइड होता है, और आपके अंदर खतरनाक नज़रियात होते हैं, खतरनाक किस्म के मोहलिक हथियार होते हैं। रोज़ाना तराने लिखे जा रहे होते हैं, रोज़ाना गाने तैयार हो रहे होते हैं। हम रोज़ाना का दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोहलिक हथियार बनता है। बिल्कुल, और ये चीज़ एक जगह लिमिटेड थोड़ी रहेगी, ये तो हर जगह फिर फैल जाएगी। लगाई साहब, वक्त कम है, थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। देश की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली तो शुरू पहले से ही थी, लेकिन एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि किस तरह जिंदा दिलाने लाहौर भी एक्साइटेड हैं और पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट को एक फ़रोग मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। इस रीजन से ही ऐसा हुआ, आगाज़ इस रीजन से हुआ है कि हमारे रीजन के लोग, पहले श्रीलंका, अगरचे आखिरी टीम श्रीलंका थी जब 10 साल पहले अटैक हुआ था, तो फिर श्रीलंका ने ये बेयर किया और उसने ये बड़ी बहादुरी दिखाई। वो टीम आई और उसने आकर यहाँ पर खेला। फिर अब बांग्लादेश रिलेक्टेंट था, वो पीछे हट रहा था और उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, शायद अभी भी
कॉन्फिडेंस लैग कर रहा है कि वो तो 2 मैचेस तो हार चुके हैं। हाँ, दूसरी शिकस्त हुई है, लेकिन बहरहाल खेल ही होता है। हमें इस तरह से नहीं कि जनाब हम जीत रहे हैं और वो हार रहे हैं। एक क्रिकेट टीम जीत रही है, एक क्रिकेट टीम हार रही है। कल ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जीत जाए और हम लेकिन सीरीज तो पाकिस्तान के नाम ही होगी ना। हाँ, ये तो हो गई, ये हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असल बात यह है कि मैच होना चाहिए। लोग इस तरह से अगर एक तरफा हो जाए तब भी लोग बोर तो होते हैं। मैं कहता हूँ कि मुकाबला हो, यानी ये जो आज का मैच था ना, इसके अंदर मुकाबले की सूरत हाल नहीं थी। 6 विकेटें चली गई और उन्होंने कोई रन भी इतने ज़्यादा नहीं बनाए, बहुत लिमिटेड रन दिए हैं। पाकिस्तान ने तो एक ही विकेट के नुकसान पर सारा कुछ पूरा कर दिया। ये एक तरफा मैच था मेरे ख्याल में। इस एक तरफा मैच का, और बाबर आजम ने कल तो बिल्कुल नहीं परफॉर्म किया था, 0 पर चले गए थे। आज उन्होंने कुछ परफॉर्म भी किया है और उनका एतमाद भी बहाल था और एक अच्छी सूरत हाल में थे। जब पाकिस्तान के कप्तान अच्छी सूरत हाल में होंगे और अच्छे कॉन्फिडेंस में होंगे और बेहतर तौर पर खेल रहे होंगे, बिल्कुल। और आगे ओडीआई और टेस्ट मैचेस जो हैं वो भी रावलपिंडी और कराची में होंगे, तो लाहौर के बाद कराची के लोग और रावलपिंडी के लोग भी नाज़रीन एंजॉय कर सकेंगे मैचेस के स्टेडियम में जाके। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया लगाई साहब आपका। और नाज़रीन, अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।